नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। तो अभी हाल ही में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वह अरावली को लेकर चल रहा है। अरावली में क्या हो रहा है और क्यों इतना ज़्यादा इस पर हंगामा हो रहा है पूरे देश में। हैशटैग सेव अरावली जैसे अभियान शुरू हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान में ये चीज़ देखने को मिल रहा है और इस तरह के आपको पोस्टर देखने को मिलेंगे। अरावली पर्वतमाला खड़े खड़े अपराधी हो गई। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, क्यों इस तरह के अभियान देखने को मिल रहे हैं, क्यों लोग नेताओं के घरों के बाहर इस तरह के बैनर लेकर पोस्टर लेकर सेव अरावली, अरावली बचाओ, अरावली नहीं तो जीवन नहीं, इस तरह के नारे लग रहे हैं। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कि अरावली आखिर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है। तो पहली बात जान लीजिए कि अभी हाल ही में हुआ क्या कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। और फैसला क्या है कि भाई जो केंद्र सरकार की जो पर्यावरण का मंत्रालय होता है, पर्यावरण मंत्रालय ने एक समिति गठित किया था अरावली पर। और इस समिति में यह बात की गई थी कि उस समिति में जो सिफारिश रखी गई थी वह पहाड़ियों या पर्वतों की नई परिभाषा को लेकर रखी गई थी कि क्या परिभाषा होनी चाहिए, एक समान परिभाषा। तो उस परिभाषा में जो बात की गई उसमें बात ये की गई कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो भी पहाड़ियां होंगी वह अरावली का हिस्सा नहीं होंगी। एक्चुअली अरावली में हो क्या रहा है, अरावली जो पर्वत श्रेणी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवैध खनन देखने को मिल रहा है। अवैध खनन हो रहा है और अरावली पर्वत जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखला है, ये धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो रही है। बहुत ज़्यादा इसका अपरदन हो चुका है और यह बहुत इसकी ऊंचाई क्या है, घट चुकी है, नीचे आ चुकी है। तो ऐसे में ये अवशिष्ट पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। तो यही मुद्दा जब पर्यावरण मंत्रालय ने एक समिति गठित किया और उस समिति के तहत जो सिफारिश रखी गई उसमें यह कहा गया कि 100 मीटर, कम से कम 100 मीटर ऊंचाई होनी ही चाहिए अरावली का हिस्सा बनने के लिए। तो बहुत सी ऐसी, और इसमें क्या था कि दो पर्वत चोटियों के बीच में 500 मीटर से अधिक का दायरा नहीं होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर 500 मीटर से अधिक की दूरी इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में देखने को मिलती है तो वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। और 100 मीटर से कम अगर ऊंचाई है तो वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और अपना फैसला भी पिछले महीने में दे दिया कि हाँ ठीक है, ये बातें मानी जाएंगी। इसको लेकर पूरे भारत भर में आक्रोश पैदा हो गया। अब आक्रोश इसलिए पैदा हो गया क्योंकि जब अरावली की जो ज़्यादातर पहाड़ियां हैं वो मैक्सिमम 90% तक की पहाड़ियों की ऊंचाई जो है इसमें 100 मीटर से कम है या 100 मीटर के आसपास है। तो ऐसे में तो 80 to 90% के आसपास ये अरावली का हिस्सा ही नहीं रह जाएंगी। जैसे कहीं बड़ी चोटी है तो बहुत ऐसे छोटी छोटी चोटियां हैं। तो अब अगर इसको लीगल अथॉरिटी नहीं रह जाएगी कि ये अरावली का हिस्सा है तो ऐसे में होगा क्या, यहाँ पर अवैध खनन चालू होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि लीगल राइट से तो इसको हटा दिया जाएगा कि भाई इसकी ऊंचाई 100 मीटर है, वही लीगल पहाड़ी मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। तो जो छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर अवैध खनन शुरू हो जाएगा और जिससे होगा क्या, धीरे धीरे अरावली जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार का जो मंत्रालय वो कह रहा है कि अरावली पर कोई संकट नहीं आएगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी, खनन जैसी कोई चीज़ नहीं, बस एक परिभाषा, एक समान परिभाषा तय की जा रही है। लेकिन जो पर्यावरणविद हैं उनका मानना है और जो और भी राजनेता मानना है कि विनाशकारी जो अवैध खनन होगा इससे विनाशकारी परिणाम होंगे, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है,
द अरावलीज प्रोटेक्टेड डेली एनसीआर फ्रॉम पॉल्यूशन। अरावली जो पर्वत श्रेणी है, जैसे इस तरह से अरावली इस तरह से पूरी तरह से ऐसे फैली है, ये यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग 700 किलोमीटर या 650 किलोमीटर से 700 किलोमीटर रेंज में ये फैली हुई है। तो इधर क्या है, इधर राजस्थान है और इधर क्या है, यहाँ पर दिल्ली है। अब ये इस तरह से फैली हुई है, तो यहाँ पर राजस्थान में पूरा रेत है, रेतीला क्षेत्र है। तो ये खड़े कगार जो हैं, यहाँ से चलने वाली हवाएं जो तेजी से आती हैं तो इस पे टकरा कर रेत यहीं गिर जाता है। अब ये आगे नहीं जा पाता, दिल्ली की ओर नहीं जा पाता है। तो इसलिए पॉल्यूशन से अरावली दिल्ली एनसीआर की हमेशा रक्षा करती रही है। लेकिन जो न्यू डिफिनीशन आई है, इसमें अगर 100 मीटर से नीचे की चोटियों को अगर पहाड़ी का हिस्सा नहीं माना जाएगा, तब इनकी अगर अवैध माइनिंग शुरू हो गई तो धीरे धीरे ये सब समाप्त हो जाएगा। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस तरफ का हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा रेतीला है, ये रेगिस्तान वाले क्षेत्र का इलाका है। अब ये बीच में अरावली, ये इस तरह से अरावली खड़ी हुई है। जब हवाएं तेज चलती हैं तो ये आके यहाँ पे टकरा के ये रेत यहीं रह जाता है, इधर नहीं जा पाता, यानी कि ये रेगिस्तान वाले क्षेत्र से ये दिल्ली वाले क्षेत्र की ओर नहीं आ पाता है। उत्तर पश्चिमी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इससे भी बचा रहता है, ये हवाएं नहीं आ पाती हैं। अगर ये समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये हवाएं सीधी आएंगी, रेत आएगा और धीरे धीरे रेगिस्तान का प्रसार होगा दिल्ली की तरफ। ये सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है नई परिभाषा के अनुसार। वहीं पर जो मिनिस्टर हैं, आपके एनवायरनमेंट मिनिस्टर, जिन्हें कहा जाता है भूपेंद्र यादव के नाम से जाना जाता है, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने कहा कि ऐसा कोई खतरा नहीं होने वाला है। नो रिलैक्सेशन फॉर माइनिंग के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। भले ही परिभाषा हमने बनाया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि माइनिंग को छूट दे दी जाएगी। इन सब बातों को रखा गया है और बताया गया है कि भाई सिर्फ 100 मीटर आप क्यों देख रहे हो ऊंचाई को, आप ये भी देखो कि 500 मीटर के दायरे में भी तो पहाड़ियां हैं, 500 के अंदर ही चोटियां हैं, बाहर हैं ही नहीं। तो 90% तो ये प्रोटेक्ट हैं, बची हुई हैं, इसमें कोई दिक्कत ही। लेकिन जो पर्यावरणविद है उनका यही कहना है कि 500 मीटर के दायरे के अंदर है, ठीक है, लेकिन ऊंचाई तो कम है। ये परिभाषा, इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने भी कहा कि बची, अपना एक ट्विटर पर इन्होंने ट्वीट किया, एक सैंडल पर, बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी। उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना कोई विकल्प ही नहीं है, बल्कि ये तो हमारा संकल्प होना चाहिए। अगर अरावली बचेगी तभी दिल्ली बचेगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्या कुछ जो मीडिया हाउसेज में और जो पत्रकार लोग हैं या पर्यावरणविद हैं, विशेषज्ञ हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि भाई अरावली का तो 35% हिस्सा तो पहले से ही नष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवैध माइनिंग हमेशा से की जाती रहती है। लगभग 1990 के दशक से इस अवैध माइनिंग को रोकने का काम चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार की गाइडलाइन के बाद भी जो भू माफिया लोग थे उन पर कोई अंकुश नहीं लग पाया और वो लगातार खनन करते रहे। बाद में जाके 2009 के आसपास इस पर तगड़ा कानून बनाने की कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश दिया गया, तब जाके अवैध माइनिंग खत्म होने की बात आई, लगभग बंद हुआ। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अकेले राजस्थान में जो आंतरिक आकलन रिपोर्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण की एफसीआई की, 1,16,753 पहाड़ियां ऐसी हैं जो राजस्थान में अकेले 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। अब अगर 100 मीटर से कम ऊंचाई रहेगी, उनको पहाड़ी ही नहीं माना जा रहा है, तब तो पूरी अरावली ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में तो पूरा एकदम खुली छूट मिल जाएगी। यही मुद्दे जो हैं ज़्यादा चिंता का विषय बने हुए हैं। ठीक है, तो ये बात है, ये चिंता का विषय है। इसलिए चारों तरफ अरावली बचाओ आंदोलन के नारे लग रहे हैं और ये होना भी लाजमी है।
वहीं पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम से अभियान चालू किया, उसका पुनर्वारण किया गया कि फिर से ये अभियान चलाया जाएगा, प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। भाई हम एक तरफ क्या है कि तबाह करने की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम पेड़ लगाने पर जोर दे रहे हैं। तो पेड़ों को भाई तबाह करने से पहले बचाया जाए, लगने को तो लग ही जाएगा, पहले बचा जाए। खैर, इन सब मुद्दों को देखते हुए अरावली का इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए अरावली जो है ये संस्कृत के शब्दों से निकला हुआ है। इसमें अरा और वली दो शब्द हैं, अरा और वली से मिलकर बना हुआ है। इनका मतलब होता है चोटियों की एक लाइन, चोटियों की एक इस तरह से एक लाइन, ये अरावली का मतलब होता है। ये देखिए इसमें मुख्यतः ये 4 राज्यों से, यहाँ गुजरात से शुरू होती है ये चोटी, गुजरात के बाद ये राजस्थान में जाती है, सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा लगभग 80% राजस्थान में है। उसके बाद ये हरियाणा और दिल्ली तक जाती है। तो 4 राज्यों में फैली हुई है। एक है आपका गुजरात हो गया, दूसरा आपका राजस्थान है और हरियाणा तथा दिल्ली। इन 4 राज्यों में अरावली का विस्तार है। पूरे जो ये रेगिस्तान वाले क्षेत्र राजस्थान को अरावली 2 भागों में बांट देता है। एक इस वाले क्षेत्र को जो पश्चिम क्षेत्र है जो पूरी तरह से रेतीला है, और एक पूरब का क्षेत्र है जहाँ पर हरियाली है। अगर ये अरावली यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से ये अरावली समाप्त हो जाएगी, अगर ये हिस्सा, ये जो पर्वत चोटी है यहाँ से समाप्त हो जाएगी, तो ये जो रेगिस्तान पश्चिम में जो ये रेगिस्तान क्षेत्र है ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भी बढ़ेगा। अब पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ने का मतलब है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र भी है, यहाँ पर दिल्ली है, इन सब को ये रेत कवर करेगा और धीरे धीरे मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। ये प्रमुख चिंता का विषय है कि यहाँ से जो हवाएं हैं वो रेत लेकर आएंगी और मरुस्थल का प्रसार होगा देश में। और दूसरी बात, ये जो अरब सागर से जो मानसून आगे बढ़ता है, ये जो मानसून आगे बढ़ता है, ये अरावली चट्टानें इनको रोककर यहाँ वर्षा कराती हैं। ऐसे में ये आगे नहीं बढ़ पाएगा यहाँ पर जब ये अरावली पूरी समाप्त हो जाएगी तो ये मानसून आगे बढ़ेगा, जो कि यहाँ पर बारिश ना होकर ये जाके पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश करेगी। और यहाँ पर जल भरण क्षमता में कमी आएगी, यानी जल भंडारण का काम करता है। यहाँ पर जीव जंतुओं के जो हरियाली है तो जीव जंतुओं के निवास और पशु पक्षियों के निवास का भी ये क्षेत्र है जो कि नष्ट होगा। कई नदियों, लूनी नदी, संबल नदी, साबरमती नदी, यहाँ पर कुछ ऐसे नदियाँ निकलती हैं, इन नदियों पर भी खतरा होगा, इन नदियों के नष्ट होने का पूरा चांस दिखेगा। तो ये है अरावली का पूरा महत्व। ये देख रहे हैं आप, ये रेगिस्तानी वाला क्षेत्र है राजस्थान का। यहाँ से ये गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान में जाता है, राजस्थान से होता हुआ हरियाणा पहुँचता है, ये दिल्ली तक। दिल्ली में कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स इसी अरावली का हिस्सा है और उसी पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, और ये कटने का मतलब है कि पूरा क्षेत्र को कवर कर लेना। ठीक है, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, आज के लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व। जी हाँ, जब हिमालय जैसे मनुष्य का नामो निशान नहीं था धरती पर, उस समय अरावली की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति कैसे हुई थी? 2 प्लेटों के टकराने से। 2 प्लेटें, जैसे ये 2 प्लेट है, धरती पे तरह तरह अलग अलग प्लेटें हैं। ये प्लेटें जब एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो बीच में जो ये पदार्थ होता है इस पर दबाव पड़ता है और ये धीरे धीरे उठता जाता है। इस तरह से एक पर्वत का निर्माण होता है। 2 प्लेटें पास आती हैं तो बीच का जो पदार्थ होता है ये उठता जाता है मटेरियल, और इससे जो पर्वत होता है इसे वलित पर्वत कहा जाता है, या इसी को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। तो सबसे पुराना वलित पर्वत जो है वह अरावली पर्वत है। अब इसे रेसिडुअल माउंटेन के नाम से जाना जाता है। रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब कि कट छट गया है, लगातार हवाओं से, बरसात से, इन सब से इसका अपर्दन होता रहा। उस अपर्दन के माध्यम से धीरे धीरे ये जो चट्टानें हैं
कटती गई और आज इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर के आसपास बची है। तो ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं, आज से नहीं, बहुत पहले। कहा जाता है कि जो भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी तो उस समय इसकी उत्पत्ति हुई थी। अपर्दन और अपक्षय के कारण ये अवशिष्ट के रूप में बचा हुआ, यानी बचा हुआ पर्वत है अब। तो ये है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से अरावली का जो निर्माण हुआ है देहली रायलो या अरावली सुपर देहली ग्रुप से हुआ है। देहली रायलो और अरावली सुपर ग्रुप से हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जाता है एक चट्टान इधर एक इधर, तो यहाँ बीच में इस तरह के पहाड़ियों दबाव के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। अरावली जो चट्टानें हैं इसमें बहुत तरह के खनिज पदार्थ, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस चट्टानें बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसके कारण भी यहाँ पर खनन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरावली की एक चट्टान, ये एक प्लेट ये जा रही है, दूसरी प्लेट ये जा रही है, इसे कन्वर्जेंस प्लेट कहा जाता है। यानी दो प्लेटें जब पास पास आती हैं तो बीच में अगर कोई नदी सागर इस तरह से होता है तो यहाँ पे जो गाद होता है जो इकट्ठा होता है ये धीरे धीरे उठना शुरू होता है। जब इधर की प्लेट और इधर की प्लेट आपस में आएगी, टकराएगी, तो बीच का सेडिमेंट जो होगा, अवक्षेप होगा, इस तरह से उठ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा। इसी तरह का पर्वत यानी वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन अरावली पर्वत है। जैसे हमारा हिमालय जो है, यहाँ पर ये जो हिमालय है ये भी वलित पर्वत है, लेकिन ये क्या है, अभी भी हमारी प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से लगातार टकरा रही है, तो इसलिए ये अभी भी उठ रहा है, सक्रिय अवस्था में है, इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, तो ये अभी भी प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर अरावली पर्वत के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। तो ये पश्चिमी भाग के राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर इसको राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसे आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था जो राजस्थान में यहाँ पर पूरा इस तरह से जब फैला हुआ है तो राजस्थान को एक इधर पश्चिमी और एक इधर पूर्वी दो भागों में बांट देता है। यहाँ पर देखिए सबसे जो ऊंची अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो याद रखिएगा अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। और ये माउंट आबू जो श्रृंखला है, अरावली की एक श्रृंखला है माउंट आबू, इस वाले क्षेत्र में से माउंट आबू है, इसी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। तो ये कुल मिला के यही अरावली का पूरा परिचय है। यहाँ पर अभी भारत सरकार ने लगभग 2 जून में एक परियोजना शुरू किया था 2025 में ही, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो अरावली है, ये जो अरावली है भाई, हम इसके चारों ओर क्या करेंगे, हम इसके चारों ओर पेड़ लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। दोनों तरफ लगभग 5 किलोमीटर दायरे में चौड़ाई में पेड़ लगाए जाएंगे और लगभग 1400 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में इस तरह से ग्रीन वॉल पट्टी बनाएंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो हवाएं आएंगी उन हवाओं को ये जो ग्रीन वॉल पट्टी बनेगी पेड़ पौधों की, ये इनको रोकेगा। और यहाँ पर जो जल भंडारण क्षमता, वनस्पति क्षेत्र और जीव जंतुओं के संरक्षण में ये काफ़ी कारगर होगा। तो ये ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अभी ये शुरू किया गया था। और ये कब शुरू किया गया था, अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट था ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस होता है 21 मार्च इस अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर देखिए 21 मार्च आप याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के नाम से इसे जाना जाता है। 2011 से लेकर 2020 ये 10 साल को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा 2011 से 2020 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया गया था। तो ये ग्रीन वॉल पट्टी एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, एक महत्वपूर्ण पहल है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो अरावली श्रृंखला उसके चारों तरफ 1400 किलोमीटर
लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा एक पट्टी का निर्माण करना है, जिससे भूमि क्षरण को रोका जाएगा, मरुस्थलीकरण को रोका जाएगा, वायु गुणवत्ता में सुधार करने की बात की गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये पहल ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू। ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, ये अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट है, द ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक, अफ्रीकन द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो 2007 में शुरू किया गया था। यहाँ पे जो साहेल वाला क्षेत्र है, साहेल वाला क्षेत्र मतलब कि इधर क्या है, मरुस्थल है पूरा, और इधर क्या, हरियाली है। तो इस तरह से ये लगातार मरुस्थलीकरण जो बढ़ रहा है, ये मरुस्थलीकरण तेजी से, इधर सहारा मरुस्थल तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ सेनेगल से लेकर और ये जिबूती तक, सेनेगल से लेकर जिबूती तक इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है, पूरे क्षेत्र में क्या किया गया, पौधे लगाना शुरू किए गए और इसको एक पट्टी का निर्माण किया गया, जिसे द ग्रेट ग्रीन वॉल कहा गया। उसी तर्ज पर भारत में भी द ग्रेट ग्रीन वॉल यानी ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अरावली में शुरू किया गया। और 2030 तक यहाँ पे जो लक्ष्य है, 2030 तक लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि खराब हो चुकी है उसका जीर्णोद्धार करना है, ठीक है। तो ये इसके तहत पूरा उद्देश्य रखा गया है भारत का, 2030 तक 26 मिलियन भूमि को फिर से यहाँ पर जीर्णोद्धार करना, हरा भरा करना। एक कार्बन सिंक का काम करेगा, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको सोखने का काम करेगा। इन सब मुद्दों को यहाँ पर रखा गया है। तो अभी बहुत ये चिंता का विषय बना हुआ है। आगे जो भी इस पे अपडेट्स आएंगे उस पर नए वीडियो होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।